Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic cotton textiles of class 10 geography chapter number 6. So in the last video we started the section agro based industries, and in that section we discussed that there are different types of agro based industries. We discussed about the cotton, jute, silk and woolen textiles. We discussed that there are other agro based industries as well, such as edible oil, sugar industry, etc. So we started the textile industry, which is the most important agro-based industry, we can say. So we discussed that how textile industry is very important for our economy, how it is contributing in employment generation and in our foreign exchange reserves. So the first textile industry that we are going to discuss is cotton textiles. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. तो एंशियंट इंडिया में मतलब कि पुराने टाइम में भारत में क्या होता था कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन के जो कपड़े हैं वो हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग से बनते थे। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? धागा बनाना। जैसे हम चरखा काट वो चलाते हैं ना, तो चरखे से क्या होता है? धागा बनता है, सूत बनता है। तो हाथ से जब धागा बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? हैंड स्पिनिंग। जैसे चरखा जो है वो हैंड स्पिनिंग का एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि हाथ से चरखे को चलाया जा रहा है, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हैंड स्पिनिंग के थ्रू मतलब हाथ से ही धागा बनाया जाता था। और वीविंग का मतलब क्या होता है? कपड़ा बुनना। और हाथ से ही फिर कपड़ा बनाया जाता था। हाथ से ही धागा बन रहा है, फिर उस धागे से कपड़ा जो है वो भी कैसे बनाया जा रहा है? खुद लोग अपने हाथों से मशीन को ऑपरेट करते हैं, मतलब जो हैंडलूम है। लूम मतलब ऐसी मशीन जो कपड़ा बनाने में हेल्प करती है। तो ऐसी लूम जो हैंड से ऑपरेट होती है, हाथ से ऑपरेट होती है, तो ऐसे लूम से कपड़े बनाए जाते थे पुराने टाइम में। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। बट 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? पावर लूम्स आ गए। पावर लूम्स क्या है? ये ऐसे लूम्स हैं जो कि बिजली से चलते हैं, यहाँ पे हाथ से चलाने की जरूरत नहीं है। अब जब लूम को हाथ से चलाया जाएगा तो उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, पर्सन जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, उसकी ज्यादा एनर्जी जाएगी। बट अगर लूम जो है बिजली से चल रहा है, ठीक है, पावर लूम है, तो उसमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी और काम और ज्यादा जल्दी होगा और ज्यादा आसानी से होगा। तो 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स जो हैं वो आ गए। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made clothes from England. अब जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, मतलब कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे लोग हाथों से ही धागा बनाते थे, हाथों से ही कपड़ा बुनते थे, तो वो जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, उनको एक तरीके से काफ़ी धक्का लगा। क्योंकि जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, तो उस टाइम पे उनके वहाँ पे मशीनें और ये जो पावर लूम है वो आ गए थे। तब तक हमारे देश में पावर लूम नहीं आए थे, हमारे देश में तब तक हैंडलूम एंड हैंड स्पिनिंग ही चलता था। तो जब ब्रिटेन में क्या हुआ, पावर लूम्स आ गए, वहाँ पे मिल्स वगैरह सेटअप हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पे मिल्स हैं वो मशीनों से कपड़ा बनाने लग गई, वो पावर लूम से कपड़े बनाने लग गई। और पावर लूम से, जैसे मैंने आपको बताया, कि काम और ज़्यादा आसानी से होगा और ज़्यादा तेज़ी से होगा, और कपड़ा जो है वो थोड़ा सस्ता होता था, क्योंकि मशीन बना रही है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, तो वहाँ पे जो कपड़ा है वो थोड़ा सस्ता होता था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटेन में पावर लूम्स आए, वहां पे मिल्स वगैरह बनी जिसमें मशीनों से कपड़ा बन रहा था। अब मशीनों से कपड़ा बन रहा है, वो एक साथ बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है। तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे देश में कपड़ा जो है बेचना शुरू कर दिया। मतलब कपड़ा बनाया ब्रिटेन में और बेचना उसे हमारे देश में शुरू कर दिया। अब हमारे देश में क्या था, जो हैंडलूम एंड पावर लूम से कपड़े बन रहे थे वो थोड़े महंगे थे, क्योंकि उनमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है, कम प्रोडक्शन होती है। तो जो कपड़े हैं हमारे देश में वो थोड़े महंगे थे। बट ये जो ब्रिटिशर्स से आए हुए पावर लूम से बने कपड़े थे ये सस्ते थे। तो लोग क्या करने लग गए, लोग इन सस्ते कपड़ों को प्रेफर करने लग गए। जो ब्रिटेन से कपड़े आ रहे थे लोग उन्हें खरीदने लग गए, और हमारे देश के जो डोमेस्टिक क्लोथ्स थे उनको लोग नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि वो थोड़े महंगे थे। अब कुछ भी हो, लोगों को तो ये है ना कि हमारा पैसा बचे। उनको ये थोड़ी समझ आ रहा है कि ये चीज़ हमारे देश में बनी है या ये चीज़ बाहर से बनी है। उनको तो बस ये चाहिए कि भाई सस्ता है तो चलो ये हमें फ़ायदा करेगा, हमारे पैसे बचेंगे। तो लोग क्या करने लग गए, जो ब्रिटेन के कपड़े हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लग गए। और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे पावर लूम वाले कपड़े नहीं थे, मतलब कि हमारे जो हैंडलूम से बने हुए कपड़े थे और जो
हैंड स्पिनिंग थी, ये सारी चीज़ें जो हैं अब डिमांड में नहीं आ रही थी क्योंकि इनके कपड़े थोड़े महंगे थे और लोग इनको डिमांड कम कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ है, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो खतरे में आने लग गई, बंद होने लग गई। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद होने लग गई। तो कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको सफ़र करना पड़ा क्योंकि जो इंग्लैंड के मिल मेड क्लोथ थे, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से जो मिल्स में, फैक्ट्रीज में बन के जो कपड़े आ रहे थे, उनसे हमारे कपड़े compete नहीं कर पाए। हमारे जो कपड़े हैं हमारे देश में जो बन रहे थे वो एक तरीके से मिल मेड क्लोथ्स के सामने नहीं टिक पाए। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये जो मिल मेड क्लोथ थे वो काफी सस्ते थे और हमारे कपड़े काफी महंगे थे, जिस वजह से लोग सस्ते कपड़ों को खरीद रहे थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो हमारे देश में जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में सेटअप की गई थी 1854 में। तो एक तरीके से कपड़े बनाने की जो मिल है, फैक्ट्री टाइप है, वो मुंबई में 1854 में बनाई गई। ठीक है, पहले क्या होता था, ऐसे प्रॉपर मिल नहीं थी, लोग अपने घरों में छोटी मोटी एक मशीन में ऐसे काम करते थे। अपने घर में कोई हैंडलूम वगैरह उन्होंने लगा रखी है एक आध दो, बट मिल की अगर हम बात करें वो प्रॉपर मुंबई में 1854 में सेटअप हुई। द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, दोनों ही यूरोप में लड़ी गई और उस टाइम पे इंडिया जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अधीन था। There was a demand for cloth in UK, hence they gave a boost to the development of cotton textile industry. जब वर्ल्ड वॉर आई तो ब्रिटिशर्स की जो मिल वगैरह थी, वहाँ पे जो कंपनीज थी जो कपड़े वगैरह बना रही थी, वो बाकी चीज़ें बनाने लग गई। ठीक है, जैसे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं आर्मी से रिलेटेड, तो उन सब में वो इंगेज हो गई और कपड़ा बनाना उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। अब इसी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में जो हमारी इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको थोड़ा फायदा हो गया क्योंकि अब ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, वो कुछ और बनाने में इन्वॉल्व है, वो इतना ज़्यादा कपड़े पे ध्यान नहीं दे रही। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे देश से कपड़ा डिमांड करने लग गए वो लोग, कि हमारे मिल्स जो हैं उनको बोलने लग गए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनाओ। तो हमारे देश में वर्ल्ड वॉर की वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको थोड़ी बूस्ट मिली, वो थोड़ी आगे बढ़ी क्योंकि हमारे देश के में जो कपड़े हैं, कॉटन टेक्सटाइल है, उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ गई। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. अब शुरुआती दौर में क्या हुआ, जब ये मिल वगैरह आई तो देखोगे आप कि यहाँ पे मुंबई में फर्स्ट मिल सेटअप हुई है। और आपने पहले जो क्लासेस है उनमें पढ़ा हुआ होगा कि जो कॉटन है वो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में अच्छी उगती है। और ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, इन इलाकों में ब्लैक सॉइल अच्छी होती है। तो मतलब कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है। तो शुरुआती टाइम में क्या था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात वाले इलाके तक ही सीमित थी, मतलब यहीं पे कॉटन उगाई जाती है क्योंकि ये जो इलाका है ऐसा है जहाँ पे कॉटन की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। इसीलिए जो मिल वगैरह थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो पहले इन्हीं इलाकों में सेटअप की गई। Availability of raw cotton market, transport including accessible port facilities, labor, moist climate, etc. contributed towards its localization. तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों ज़्यादातर शुरुआती टाइम में महाराष्ट्र एंड गुजरात के वहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। एक रीज़न तो आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे कॉटन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, यहाँ पे कॉटन उगाई जाती है। दूसरा, मार्केट भी है, यहाँ पे खरीदने वाले लोग भी अच्छी मात्रा में थे। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ थी, मतलब सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वो फैसिलिटीज़ भी डेवलप थी यहाँ पे, मतलब आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ थी। आप देखो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों ही ऐसे इलाके हैं जो कि कोस्टल बाउंड्रीज हैं, जिनके पास यहाँ पे समुद्र है और ये पोर्ट वाले इलाके हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास अपने पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट में क्या होता है कि जो शिपिंग है वो काफ़ी इजीली हो पाती है, पोर्ट्स के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है समुद्र के रास्ते। तो यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी थी, यहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी भी थी। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा रहता है, मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, इस तरीके का क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। इन सभी चीज़ों की वजह से शुरुआती टाइम में
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो महाराष्ट्र एंड गुजरात वाले इलाकों तक सीमित थी। This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton wool pluckers, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है, हम इस इंडस्ट्री को कैसे पढ़ रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हमने डिस्कस की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से, खेती से जुड़ी हुई है। और ये बहुत सारे लोगों को लिविंग प्रोवाइड करती है। लिविंग प्रोवाइड करना मतलब बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी देती है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो काम करें और पैसा कमाएं। जैसे कि फार्मर्स, अब फार्मर्स क्या है, वो कॉटन उगाते हैं। कॉटन उगाते हैं तो जो कॉटन है फिर वो बेच के पैसा कमा लेते हैं। कॉटन बॉल प्लकर्स, जब कॉटन उगती है तो क्या होता है कि कॉटन एक तरीके से उसकी जो रुई है ना उसको प्लक किया जाता है, उसको चुना जाता है। पेड़ से एक एक करके जो कॉटन की बॉल है उसको निकाला जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो कि कॉटन बॉल प्लक करते हैं, पेड़ से चुनते हैं इन कॉटन बॉल्स को, तो उनको काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है कॉटन बॉल प्लग करने का। ठीक है। वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग। गिनिंग क्या होता है कि जब कॉटन बॉल प्लग कर ली जाती है तो उस बॉल में जो रुई का पूरा एक तरीके से बॉल है उसके अंदर बीज भी होते हैं, कॉटन के बीज भी होते हैं। तो कॉटन से बीज को निकालना, वो जो फाइबर है कॉटन का उससे बीज को निकालना, इस पूरे प्रोसेसर को हम कहते हैं गिनिंग। ठीक है। स्पिनिंग मतलब आपको पता है धागा बनाना। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है गिनिंग के तौर पे। काफी सारे लोग गिनिंग करते हैं, मतलब कॉटन से जो सीड्स हैं वो निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। बहुत सारे लोग स्पिनिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कि वो धागा बनाते हैं। बहुत सारे लोग वीविंग में इन्वॉल्व हैं, वीविंग मतलब कपड़ा बनाना। ठीक है। बहुत सारे लोग डाइंग में इन्वॉल्व हैं, डाइंग मतलब कि जो कपड़े को रंगना है। कॉटन तो व्हाइट कलर का होता है बट हम सिर्फ व्हाइट कपड़े तो नहीं पहनते, हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े को कलर करना, डाइंग करना, उसको डिजाइन करना, उस पर अलग अलग तरीके की डिजाइन बनाना, है ना, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस डिजाइन करना। तो ऐसे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। पैकेजिंग करना, कपड़ा बना है उसको पैकेज करना, टेलरिंग करना, अलग अलग तरीके से कपड़े को सिलना। ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। ठीक है। देखो कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। कुछ लोग गिनिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग स्पिनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वीविंग कर रहे हैं, कुछ लोग डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ये सारे काम कर रहे हैं। अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं होगी तो ये सारे रोजगार भी नहीं होंगे। कौन कपड़ा बनाएगा, कौन स्पिनिंग करेगा, कौन गिनिंग करेगा? तो क्या हो रहा है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये क्या कर रही है, ये बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज। अब ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये खुद अपने काम को अच्छे से करने के लिए, कपड़े को अच्छे से बनाने के लिए ये खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिमांड करती है। सिर्फ और सिर्फ कॉटन से तो हमारा काम नहीं चल जाएगा, है ना। कॉटन से धागा बनाने के लिए भी काफी सारी मशीन्स का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लूम्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि जो इंडस्ट्री लूम बनाती है ना, पावर लूम बनाती है, हैंडलूम बनाती है, उनकी डिमांड बढ़ेगी। इसी तरीके से जब डाइंग करेंगे मतलब कपड़े को रंगेंगे, तो कपड़े को रंगने के लिए रंग भी तो चाहिए, डाइज भी तो चाहिए। तो वो डाई बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट मिलता है, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, डिमांड कर रही है कि भाई हमें रंग दो, है ना, मतलब हमें डाइज चाहिए। और जो इंडस्ट्री डाई बना रही है उनको फायदा हो रहा है, उनके लिए एक तरीके से बूस्ट मिल रहा है उनको, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इसी तरीके से पैकेजिंग मटेरियल, जो इंडस्ट्रीज पैकेजिंग मटेरियल बनाती हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इंजीनियरिंग वर्क मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो लूम्स वगैरह बनाती हैं उनको बूस्ट मिल रहा है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो मतलब कि जो एक अकेली इंडस्ट्री है वो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, उनको बूस्ट कर रही है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो स्पिनिंग है मतलब जो सूत काटना है या जो धागा बनाना है वो आज भी ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु वाले इलाकों तक ही सीमित है।
बट अगर हम बात करें वीविंग की, मतलब जो कपड़े बुनने वाला काम है, वो अब कभी काफी डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। सेंट्रलाइज्ड मतलब कोई चीज सिर्फ एक जगह पर ही सीमित है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब चीज जो है चारों तरफ फैल गई है, एक जगह उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं है, वो फैल चुकी है। तो वीविंग की अगर हम बात करें, जो कपड़ा है वो काफी अलग अलग जगहों पे बुना जा रहा है, ताकि जो अलग अलग जगहों का ट्रेडिशन है, अलग अलग जगह के जो डिजाइन है वो सब इनकॉर्पोरेट हो सके। मतलब कि साउथ में जिस तरीके से कपड़ा बुना जाएगा वो काफी अलग होगा नॉर्थ से। जिस तरीके के डिजाइन आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में देखने मिलेंगे, उससे काफी अलग डिजाइन आपको कोलकाता में देखने मिलेंगे, काफी अलग डिजाइन आपको उत्तर प्रदेश में देखने मिलेंगे। तो वीविंग जो है वो काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, और जो अलग अलग जगह के ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, डिजाइन हैं, ये सारी चीजें फिर वो इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। ठीक है, कॉटन में, मतलब कॉटन के जो कपड़े हैं उनमें भी वीविंग की जा रही है, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो हैं अलग अलग जगहों पे की जा रही हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो आज भी महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में स्पिनिंग सीमित है, मतलब काफी बड़े लेवल पे। मैक्सिमम हमारे देश में जो स्पिनिंग है, धागा बनाया जाता है, वो इन 3 जगहों पे बनाया जाता है। बट जो वीविंग है वो देश में काफी सारे इलाकों में फैल चुकी है। देश के काफी सारे हिस्से जो है वो वीविंग करते हैं, कपड़ा बुनते हैं। अब यहाँ पे वैसे हमने ये जो बात की थी कि जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो दूसरे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। तो ये चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल, सॉरी, कॉटन टेक्सटाइल को ही नहीं, बल्कि बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, उनमें भी ये चीज लागू होती है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें सिल्क की, तो अगर सिल्क बनाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें क्या होगा कि ऐसे फार्मर्स जो कि सेरीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, सेरीकल्चर मतलब जो सिल्क वॉर्म की खेती होती है उसमें इन्वॉल्व है वो लोग, उनको बूस्ट मिलेगा। सिल्क के कपड़े की भी तो वीविंग होगी, सिल्क के कपड़े को भी तो बुना जाएगा, उसमें वो जो लोग हैं उनको बूस्ट मिलेगा। सिल्क के कपड़े पे भी तो डिजाइन बनाए जाएंगे, सिल्क के कपड़े को भी तो कलर किया जाएगा। तो जो डाइंग इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, वो सारी चीजें जो हैं उनको कॉटन टेक्सटाइल नहीं, इन जनरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। तो चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो, सिल्क टेक्सटाइल हो, चाहे वो जूट हो, ये सारी चीजें जो हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ मोटे मोटे तौर पे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बाकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे डाइंग, पैकेजिंग, है ना, उनको सपोर्ट करती है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। अब इंडिया में जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होती है स्पिनिंग की, मतलब कि जो धागा है हमारे देश में वो काफी अच्छा बनाया जाता है, एकदम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होता है। बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। बट हमारे देश में जो वीविंग है, जो कपड़ा बुना जाता है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। मतलब हमारे देश में जितना बढ़िया तरीके का यार्न प्रोड्यूस हो रहा है, जितना अच्छा धागा बन रहा है, उतने अच्छे कपड़े निकल के नहीं आ रहे हैं, उतना अच्छा वीविंग जो है हमें देखने नहीं मिल रहा है। मतलब क्वालिटी वाइज कपड़े अच्छे नहीं है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। अब वीविंग जो है कैसे कैसे की जाती है, हैंडलूम से की जाती है। हैंडलूम आपको बता दिया कि ऐसी एक तरीके से ऐसे ही मशीन है कपड़ा बनाने वाली जिसको हाथ से ऑपरेट किया जाता है। पावरलूम ऐसी मशीन है जिससे, जो कि बिजली से चलती है, जिसमें पर्सन हाथ से इन्वॉल्व नहीं होता, अपनी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा होता, बस बिजली से चला दिया और ये काम आसानी से कर सकती है। और मिल्स में लोग होते हैं, कुछ लोग तो करते हैं, क्या करते हैं, अपने घर में ही एक दो हैंडलूम रख ली, एक दो पावर लूम रख ली। बट अगर मिल्स की बात करें तो मिल्स ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारी आपको हैंडलूम, बहुत सारे पावर लूम देखने मिलेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होंगे। तो मिल्स में एक तरीके से फैक्ट्रीज में जो कपड़ा है वो बनता है। The handspun khadi provides large scale employment to weavers in their homes as cottage industry। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो वीविंग है वो कैसे होती है, काफी सारे जो घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, वो क्या करते हैं, अपने घरों में एक आध हैंडलूम, एक आध पावरलूम रख लिया। तो जो हैंडस्पन खादी है, हैंडस्पन खादी मतलब हाथ से जो बुने हुए कपड़े हैं, वो बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने घरों में हैंडलूम रखी हुई है, और एक आध हैंडलूम से वो क्या करते हैं, हाथों से कपड़ा बनाते हैं, उसको हाथ से ऑपरेट करते हैं और कपड़ा बनाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें कि अपने घरों में ही उन्होंने एक आध मशीन रखी हुई है, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कि भाई अपने घर में ही कोई मशीन रख ली है, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सा अपने घर के अंदर ही बस एक मशीन रख ली, एक दो मशीन रख ली और उस पर काम किया जा रहा है, तो इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से।
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। तो बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो है क्यों बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि हमें स्पिनिंग करनी चाहिए, मतलब सूत काटना चाहिए और कपड़े जो है बुनने चाहिए, खादी बुनना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, देखो महात्मा गांधी जी जो हैं वो एक तो सेल्फ हेल्प पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि हर एक पर्सन अपना सारा काम खुद करे। ठीक है। दूसरा, वो स्वदेशी पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि हम हमारे देश में हमारी ही चीजें यूज करें। तो जैसा भी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो रहा था कि उनके जो मिल मेड क्लोथ हैं उसकी वजह से हमारे देश के जो कपड़े हैं वो सेटबैक फेस कर रहे थे, हमारे देश के कपड़ों की डिमांड कम हो रही थी। अब हमारे देश में जब कपड़ों की डिमांड कम होगी तो उनको जो बनाने वाले लोग हैं उनको भी सफर करना पड़ेगा। देखो मान लो कोई पर्सन है, अगर वो कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, तो अगर वो कपड़ा बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, बट वो प्रॉब्लम कब फेस करेगा, जब वो कपड़ा तो बना रहा है बट वो बिक नहीं रहा, उसको कोई खरीद नहीं रहा। तो कपड़ा तो उसने बना लिया बट उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो आगे चल के वो क्या करेगा, वो कपड़ा बनाएगा ही नहीं और धीरे धीरे करके क्या होगा, उसकी कंडीशन खराब होती जाएगी, है ना। तो वही हो रहा था हमारे देश में, जो वीवर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनको क्या हो रहा था, उनके कपड़ों की डिमांड कम हो रही थी क्योंकि मिल मेड वाले क्लोथ की लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे। इस वजह से हमारा जो एक तरीके से तबका है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सप्रेस हो रहे थे, उनकी हालत खस्ता हो रही थी। तो महात्मा गांधी जी जो है वो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि सारे लोग अपने आप यार्न जो है वो बनाएं, स्पिन करें, मतलब कि सब अपने अपने घरों में एक एक चरखा रख लो और उससे जब भी टाइम हो, फ्री हो, तो उससे धागा बनाते जाओ, है ना, यार्न बनाते रहो। और खादी जो है खुद बनाओ, तो खुद कपड़ा, खुद धागा बनाओ, खुद सूत कातो और फिर खुद ही कपड़ा बनाओ। इससे क्या होगा, हमें दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये जो मिल मेड क्लोथ आए हैं ब्रिटिशर्स के, इनको सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा हमें, हम इनको नहीं खरीदेंगे और हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो एक तरीके से वापस से रिवाइव हो पाएगी। हमारे जो देश में लोग थे जो हैंडलूम में इन्वॉल्व थे, जो कपड़ा बना रहे थे, उनको भी फिर बूस्ट मिलेगा। ठीक है। सेकंड, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो देखो जो हैंडलूम एंड पावरलूम है ना, वो क्या है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज में चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों में पावरलूम और हैंडलूम लगा रखा है और उससे वो कपड़ा बनाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनको छोटा छोटा रोजगार मिल रहा है। बट मिल सेक्टर में क्या होता है, पहली बात तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे देश में क्यों जरूरी है कि मिल सेक्टर लूमेज को हम कम रखें पावरलूम एंड हैंडलूम से। लूमेज का मतलब क्या होता है, जितना भी यार्न हम यूज कर रहे हैं कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, उसे हम लूमेज कहते हैं कि कितना धागा, कितना एक तरीके से यार्न हम यूज कर रहे हैं। तो अगर मिल सेक्टर में ज्यादा यार्न यूज होगा इसका मतलब उससे ज्यादा कपड़े बनेंगे। अगर लूम, पावर लूम एंड हैंडलूम में ज्यादा लूमेज होगी, इसका मतलब कि पावर लूम एंड हैंडलूम से ज्यादा कपड़े बन रहे हैं। तो पावर लूम एंड हैंडलूम एक तरीके से हमें क्या दिखा रहा है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें छोटा छोटा करके रोजगार मिल रहा है पावर लूम एंड हैंडलूम की वजह से। और मिल सेक्टर में क्या है कि एक तरीके से इन लोगों का रोजगार छिन जा रहा है। किसी एक बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सारी मशीनें लगा दी और उन मशीनों में कपड़े बन रहे हैं, लोगों को इतना ज्यादा रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अगर हमारे देश में हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि लोग एक तरीके से एकदम गरीब ना हो जाएं, तो उसलिए हमें क्या करना होगा, पावरलूम एंड हैंडलूम को ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो लोग पावरलूम एंड हैंडलूम में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सपोर्ट मिलती रहे। ऐसा ना हो कि उनके हाथ से सारी रोजी रोटी छिन जाए। अगर मिल सेक्टर में ज्यादा लूमेज होगी तो इन लोगों को, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसे सफर करना पड़ेगा। तो कॉटेज इंडस्ट्री को अगर हमें सपोर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिल सेक्टर की लूमेज कम रखनी होगी और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, पावर लूम एंड हैंडलूम से जो लोग कपड़ा बना रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये लोग अपनी जो लाइफ है सही से चला पाए।